हेलो फ्रेंड्स, हमारे जी के प्रिंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारी सीरीज है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उनसे जुड़े फैक्ट और करंट न्यूज़ को भी देखेंगे, उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में 40+ क्वेश्चन है, जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एनटीपीसी में पूछे गए हैं। चलिए आज उनका डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आईसीटी का संक्षिप्त नाम क्या है। आपको बताना है कि आईसीटी, जो कि कंप्यूटर टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, का संक्षिप्त नाम क्या है। तो इसका संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट टर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आईसीटी एक इंजीनियरिंग लाइन का एक प्रमुख विभाग है जिसमें सूचना संचार का विशेषज्ञ बनाया जाता है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका पूर्ण नेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है। आपको बताना है कि नागालैंड की राजधानी में से कौन सी है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को राज्य बनाया गया था, तो आपको याद रखना है। और ये एकमात्र राज्य है जिसकी राजभाषा इंग्लिश है, तो ये आपको याद रखना, क्योंकि एक ही ऐसा राज्य है पूरे देश में जिसकी राजभाषा इंग्लिश है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं। आपको बताना है कि इसमें से विद्युत का सुचालक कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है चीनी मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी निकेल। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन जो कि विद्युत का सुचालक नहीं होता। बाकी एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, निकल है, ये सारे विद्युत के सुचालक होते हैं। अब सुचालक का अर्थ क्या होता है। सुचालक उस पदार्थ को कहते हैं जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे सुचालक कहा जाता है। और कुचालक क्या होता है। कुचालक उसे कहते हैं जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे कुचालक कहा जाता है। और चांदी जो कि है एक तत्व, जो चांदी तत्व विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 बार शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था। आपको ये बताना है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन है कुमार संगकारा, जो कि श्रीलंका से हैं। और इन्होंने विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाया था। तो इस तरीके से ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत जो हुई थी वो 1975 से ईस्वी से हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। आपको बताना है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है पेरियार नदी, या ऑप्शन डी है महानदी। तो इनमें से महानदी जो है ये नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, बल्कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी आपका। और नर्मदा, ताप्ती, पेरियार ये सारे अरब सागर में गिरती हैं। और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। और पेरियार नदी ये केरल की मुख्य नदी है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो ये इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और एक लोग थे जिनका नाम था CR दास। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन से इसकी शुरुआत की थी स्वराज पार्टी की। तो आपको याद रखना है। और राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर और अंतिम भारतीय गवर्नर बने थे। ये आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय के बारे में, जो कि एक करम दल के नेता थे, जो लाल, बाल और पाल से फेमस थे। तो उनमें लाल जो थे वो लाला लाजपत राय के लिए संबंधित था। और साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको इनके बारे में फैक्ट याद रखना है। और महात्मा गांधी जी, जो कि भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं या हैं, राष्ट्रपिता हैं। और इनके संबंध में इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाया। इनका पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, दूसरा था असहयोग आंदोलन, डांडी मार्च, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। आपको बताना है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है।
तो बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बारूद का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्कलाइन नहीं है। क्षारीय यानी कि इसको इंग्लिश में अल्कलाइन कहते हैं, तो आपको याद रखना दोनों में से कोई एक क्वेश्चन में दे सकता है। तो इनमें से बताना कि कौन सा क्षारीय नहीं है। तो क्षारीय इसमें से सल्फर नहीं होता है। यह आपका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, ऑप्शन सी ईंट के बने भवन, या ऑप्शन डी प्रशासनिक प्रणाली। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ईंट के बने भवन। ईंट के बने भवन जो कि इसकी प्रमुख विशेषता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी ईंट के बने भवन। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता में नगर नियोजन प्रणाली थी, जो कि इसके जैसे उसमें से निकले हैं सात, जो कि इसके जो सड़कें थी, सड़कें बिल्कुल एकदम चौकोर 90 डिग्री पर कटी हुई बनी हुई होती थी, चौराहे। और इसी सड़कों के किनारे घर बने हुए थे, एक लाइन से बने रहते थे। और इसका जो दरवाज़ा था उसको मेन सड़क पे ना खुल के इसके पीछे खुलता था दरवाज़ा। और इसकी नालियाँ जो है ढकी हुई मिली हैं। तो ये बहुत ही सुनियोजित नगर प्रणाली थी, ये भी एक विशेषता है। ये भारत की प्रथम शहरी विशेषता थी, ये भी याद रखना, प्रथम शहरी सभ्यता थी। और ये सभ्यता मेसोपोटामिया के सभ्यता से समकालीन थी, क्योंकि दोनों में व्यापारिक संबंध था इनके बीच, उसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता एक दूसरे के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन पर क्या असर पड़ेगा। आपको बताना है कि फिजिक्स टर्म से क्वेश्चन है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। तो चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन जो है उसके भार पर कोई भार में बदलाव नहीं होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो भार जो है उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। मैंने भार उसको लगेगा उसमें बैठा या खड़ा व्यक्ति की उसका भार बढ़ा हुआ है। लेकिन जब वही लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो उसके अंदर व्यक्ति बैठा हुआ भार जो है घटा हुआ प्रतीत होता है उसको। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे सीधे ही पूछा गया। और अगर नीचे आती लिफ्ट की अगर डोरी टूट जाए बीच में से, तो उसमें जो व्यक्ति है वो भारहीनता महसूस करेगा, उसको लगेगा कि उसका भार 0 है। तो आपको याद रखना, ये तीनों क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील क्या है। तो स्टेनलेस एक मिश्र धातु है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर सही। मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील में, बहुत सारे धातुओं को मिला के बनाया जाता है स्टील। और इनमें जो है क्रोमियम मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है, निकल मिलाया जाता है और लोहा मिलाया जाता है, यानी कि एफी आयरन मिलाया जाता है। तो ये 4 धातुओं को मिलाकर स्टेनलेस स्टील मिलाया जाता है, इसलिए मिश्र धातु है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी संगम एट इलाहाबाद इज बिलीव्ड टू बी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ। तो ये बताना है कि त्रिवेणी संगम जो कि इलाहाबाद में है वो कितने नदियों से मिलकर बनी है, कितने नदियों का संगम होता है। तो वहाँ पे जो कि 3 नदियों का संगम होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसलिए त्रिवेणी संगम बनता है। वह 3 नदियाँ हैं, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी। इन तीनों नदियों का मिलन इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पे होता है, इसलिए इनको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो ऑप्शन इनमें बी सही हो जाएगा, 3 नदियाँ, 3 रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। बताना है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मीथेन होती है ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और ये जो आपका ऑक्सीजन पार्ट है ये नहीं होती है ग्रीन हाउस गैस। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है। बताना कि परमाणु विखंडन क्या है। तो परमाणु विखंडन एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड होता है, यही एक प्रक्रिया है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और विखंडन में प्रोटॉन का प्रयोग होता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है, और इसका सूत्र होता है D2O। ये पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन, तो इसको आप याद रखना है। या फिर मंदक के रूप में एक और ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, इसको भी पूछा गया क्वेश्चन। और रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो नियंत्रक क्षण के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, या फिर बोरान के क्षण का प्रयोग किया जाता है। तो 2 तत्व हैं जिनके क्षण का प्रयोग किया जाता है, बोरान या कैडमियम। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि किस क्षण का प्रयोग किया जाता है नियंत्रक के रूप में।
तो कैडमियम या बोरान का क्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान डस को लागू हुआ था। तो भारत का संविधान हमारा जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तथा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो ये आप में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1949 में बना था और 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो आपको याद रखना है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा माना जाता है, यह बताना है कि किसे जाना जाता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन, यानी कि ऑप्शन सी। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, दूध की सफ़ेद होता है, तो श्वेत क्रांति का जो श्वेत क्रांति का संबंध वो दूध से है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है इनमें बताना है कि कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। POP3 कोई भाषा का समूह नहीं है, भाषा नहीं होती है। और इनमें जो असेंबली लैंग्वेज है C++, जावा, ये तीनों भाषाएं जो हैं वो प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। आपको ये बताना है कि नहीं किया गया इनमें से किसे। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाए सुनील गावस्कर, जो कि एक क्रिकेटर हैं, इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया। बाकी विश्वनाथ आनंद, एडमंड हिलेरी और सचिन तेंदुलकर, इन तीनों को किया जा चुका है पद्म विभूषण से सम्मानित। और पद्म विभूषण देश का दूसरा सर्वोच्च उच्च नागरिक सम्मान होता है। ये जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में जो बहुमूल्य योगदान देते हैं उन्हें दिया जाता है, और ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। और प्रथम बार 1954 में सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार कि फर्स्ट टाइम किसे दिया गया था पद्म विभूषण, तो याद रखना है। अब देख लेते हैं प्रेजेंट में पद्म विभूषण के बारे में। तो 2020 में 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, और उनमें नाम है, पहला नाम है जॉर्ज फर्नांडिस, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है, लोक सेवा क्षेत्र में बिहार के हैं। और अरुण जेटली हैं, जो कि इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, ये भी लोक सेवा क्षेत्र में दिल्ली से हैं। और अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये भी लोक सेवा के क्षेत्र में दिया, मॉरिशस के हैं। MC मैरी कॉम, ये खेल से संबंधित है, इन्हें मणिपुर की रहने वाली, इन्हें दिया गया है। छन्नू लाल मिश्र पांचवें हैं, जो कि कला से संबंधित है, यूपी से हैं। और सुषमा स्वराज लोक सेवा क्षेत्र में दिया गया है, इन्हें दिल्ली से हैं, ये भी मरणोपरांत इन्हें दिया गया। और विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, जो कि अन्य में अध्यात्म से रिलेटेड दिया गया है, कर्नाटक के हैं, तो ये आपको याद रखना है। और एक आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण 2020 में 16 व्यक्तियों को दिया गया है, 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है, तो आपको याद ध्यान में रखना है। और पद्म श्री 2020 118 व्यक्तियों को दिया गया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। आपको बताना है टॉक्सिक टर्म जहर से संबंधित, तो जहर का जो होता है ऑप्शन बी पार्ट इसमें सही हो जाएगा कि टॉक्सिकोलॉजी जहर से संबंधित अध्ययन करता है, तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने बारूद का आविष्कार किया था। ये आपको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, बारूद। इसमें ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा, बारूद। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का भी आविष्कार किया, ये भी याद रखना, 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र या जोन को नहीं दर्शाता। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक भारतीय रेलवे का जोन नहीं दर्शाता है। तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी EWR कोई जोन नहीं है। बाकी इसमें SECR है, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। और ECOR है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, जो कि भुवनेश्वर है, इसका मुख्यालय है। और NWR मीन्स नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन, जो कि इसका मुख्यालय जयपुर में है। और EWR कोई जोन नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा। आपको बताना है कि USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो USA का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बेसबॉल है USA का राष्ट्रीय खेल, यानी कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। और इसमें देख लेते हैं अदर कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
और स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। सांड युद्ध जो होता है वहाँ स्पेन में, तो उसको राष्ट्रीय खेल घोषित किया हुआ है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। और चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है चीन का राष्ट्रीय खेल। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई। तो जब पूछा गया था 2016 में एनटीपीसी तो 32 संख्या इसकी आंसर, इसके क्वेश्चन के हिसाब से 32, लेकिन वर्तमान में 38 धरोहर सूची में शामिल है। तो इसका आंसर अब अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा 38। और इसका लास्ट जो सूचित हुआ है शहर, उसका नाम है जयपुर। सन 2019 में जयपुर विश्व धरोहर स्थल सूची में आया है, तो आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो विषम का पता लगाने इसमें से कौन सा भारतीय संसद के संबंध में सही नहीं है। तो इनमें हो जाएगा आपका ग्रीष्म सत्र। ग्रीष्म सत्र कोई नहीं होता संसद सत्र में, तो ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा। बाकी बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों होते हैं भारतीय संसद के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISI का पूरा नाम क्या है। तो ISI का पूरा नाम जो होता है वो है इंटेलिजेंस, जो कि इसका पूरा नाम है। और इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो ये सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाए। सबसे अधिक वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तो इसको याद रखना है। प्रथम जनगणना प्रथम बार 1872 ईस्वी में हुआ था। और सबसे अधिक घनत्व बिहार में है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है आपको ये बताना है। तो ये जो है ऑप्शन सी ब्लूटूथ कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। इसका रेंज जो है वो होता है 100 मीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था। तो वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते भारत में पहली बार कप्पड़, केरल, यानी केरल में एक जो स्थान है कप्पड़, वहाँ पे उतरा था फर्स्ट टाइम। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं कंपाइलर कहता है। कंपाइलर जो कि एक तरीके से प्रोग्राम है जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कंपाइलर। और इसमें ध्यान देना है कि कंप्यूटर साक्षरता अभियान जो कि दिवस है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवांग मठ कहाँ पर स्थित है। आपको बताना तवांग मठ है जो कि ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसके सीएम इस समय पेमा खांडू हैं, नाम उनका पेमा खांडू है। और इसके जो कैपिटल है यानी कि राजधानी इसकी ईटानगर है। और यहाँ के गवर्नर इस समय जो हैं वर्तमान में BD मिश्रा हैं। तो ये आपको याद रखना है, करंट से रिलेटेड है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियर के संबंध में निम्न में भिन्न का पता लगाएं। जेनेटिक इंजीनियर के संबंध में पता लगाना है कौन सा इनमें से भिन्न है। तो BT कॉटन, गोल्डन राइस, अम्फलोरा और भिंडी जो कि इससे भिन्न है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित नहीं है। बाकी BT कॉटन, गोल्डन राइस और अम्फलोरा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है। तो पानीपत रिफाइनरी IOCL के अंतर्गत आती है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं इसमें ऑप्शन ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी। और BPCL की स्थापना 1952 में हुई थी। एंड HPCL की स्थापना 1974 में। तो ये याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। और ये पानीपत रिफाइनरी आपका हरियाणा में है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1971 के पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि 1971 के पहले भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1965 में, भारत पाकिस्तान का युद्ध। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत पाक का प्रथम युद्ध 1947-48 में हुआ था, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये थे आपके वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने जड़त्व का नियम दिया था या इनर्शिया का नियम दिया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु जिस अवस्था में है वही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो ये आपको याद रखना है।
अगला इनमें ऑप्शन देख लेते हैं कि आइंस्टीन ने क्या खोज की थी। तो आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत दिया था और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² ये प्रतिपादित किया जाता है। इनके लिए इन्हें जाना जाता है आइंस्टीन को, और ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है E बराबर mc² का फिजिक्स टर्म में। नेक्स्ट है जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत के बारे में फेमस है, तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा वाष्पीकरण। तरल से गैसीय अवस्था में जब बदलता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। कि द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के तहत। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल ने अपने डॉट जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की। किस जोन में शुरुआत की आपको बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी कि बी पार्ट। भारतीय रेल ने अपने दक्षिण पश्चिम रेलवे में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादाभाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में इनको नियुक्त किया गया था गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में। और इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री माना जाता है दादाभाई नौरोजी जी को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह का भोजन जाता है। आपको बताना प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह का भोजन जाता है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण इंजेक्शन के दौरान आहार नली में इंजेक्शन प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। तो इसमें भोजन के पाचन की संपूर्ण 5 अवस्थाओं से गुजरता है। तो इनमें पहला अवस्था आता है अंतर्ग्रहण आपका, दूसरा आता है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है मल परित्याग। तो इनमें जो पहला आपका है अंतर्ग्रहण, यही आंसर सही हो जाएगा। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में अंतर्ग्रहण तरह भोजन जाता है। ये हमारा था ओवरऑल सेशन, और इसमें थे 40+ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन आ रहे थे, जिसका डिस्कस हुआ और एनालाइज हुआ। तो आपको कैसा लगा वीडियो, ज़रूर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। और मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट टॉप 40 क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।